हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जहां पर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी की फुल सीरीज। तो हम इस सीरीज में अभी तक अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जो कि था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना सेकेंड चैप्टर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि कुछ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते थे, वो क्या होते थे और उनकी नीड क्या होती थी, जिन्हें हम कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस में क्लासिफाई करते थे। फिर फर्दर हम कॉन्सेप्ट्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई करते थे। तो हम देखेंगे कि हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे जो कि तीन टाइप के होते थे, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल एंड कंसिस्टेंसी। और आज हम समझेंगे अपने कुछ अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में मेनली क्या कहते हैं, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एक ओनर है इस बुक शॉप का। तो ये ओनर है और ये है हमारा या फिर ओनर का बिजनेस। तो इसमें जो पहला पॉइंट है कि ओनर एंड बिजनेस हैव सेपरेट आइडेंटिटी। तो हम ये हमेशा समझ के चलेंगे, हम जब भी अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग करेंगे या अकाउंटिंग एंट्रीज या फिर किसी भी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें दिमाग में रखना है कि ओनर और जो बिजनेस होता है वो हमेशा अपनी सेपरेट आइडेंटिटी रखते हैं। इनको हम हमेशा अलग अलग देखते हैं। अब ये क्यों देखते हैं, इसके एडवांटेज क्या है, ये अभी हम आगे इस पॉइंट में समझेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया कि ओनर एंड बिजनेस जो होते हैं वो सेपरेट आइडेंटिटी रखते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया कि जो भी ये अकाउंटेंट है, मान लीजिए कि ये है हमारा अकाउंटेंट, तो ये जब भी कोई एंट्री रिकॉर्ड करेगा बुक में तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अभी से हम आगे और समझेंगे कि ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग का मतलब क्या है। तो चलिए हम समझते हैं कि जैसे ओनर जो है बिजनेस स्टार्ट करता है तो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए यहाँ पर इसने 1 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो हमने ये समझा था कि इस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, इस अमाउंट को कहते हैं हम कैपिटल। तो अगर हम बुक्स में इसका ओनर का एक अलग से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इसे हम एज ए लायबिलिटी लेते हैं कि जो भी इसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है ये हमारे लिए या फिर बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है, जो कि हमें ओनर को बाद में देनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग हमेशा, जो अकाउंटेंट होता है वो हमेशा अकाउंटिंग करता है, ना कि ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसका फायदा क्या है ये भी समझते हैं कि मान लीजिए ओनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई और फिर क्या हुआ, इसे कुछ पर्सनल एक्सपेंस जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, मान लीजिए 10,000 का इसे पे करना है, तो इसने कुछ अमाउंट ड्रॉ कर लिया, इसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो इसने सपोज दैट इसे 10,000 की जरूरत थी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए और इसने 10,000 अपनी कैपिटल में से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो अगर हम बिजनेस और ओनर को सेपरेट एंटिटी ना माने तो अकाउंटेंट क्या करेगा, तो ये जो 10,000 है इसे बिजनेस में चार्ज कर देगा एज ए एक्सपेंस। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्सपेंस बिजनेस का नहीं है, ये एक्सपेंस है ओनर का पर्सनल एक्सपेंस, जो कि ये अपने घर का बिजली का बिल जमा कर रहा है 10,000 का। तो इसीलिए इन दोनों को एक सेपरेट आइडेंटिटी दी गई और हमेशा अकाउंटेंट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करता है। तो इसकी नॉर्मल एंट्री क्या होगी, इसे हम इसके कैपिटल अकाउंट से लेस कर देंगे। अगर हम इसे सेपरेट नहीं मानते तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस चार्ज कर देते हैं और हमारा प्रॉफिट ट्रू व्यू नहीं दिखाता। तो ये हमारा मेन है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने समझा कि ओनर और बिजनेस हमेशा सेपरेट आइडेंटिटी रखते हैं और जो अकाउंटेंट होता है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करता है। क्यों करता है, कि जिससे जो भी ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो हमारे प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट ना हो। तो ये हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के।
हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसे हमने पहले भी समझा, अगर आपको याद होगा बच्चों, तो हमने स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़े थे, जिसमें हमारा पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो हम हमेशा उसमें समझते थे कि फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स वो होते हैं जो या तो बिजनेस से रिलेटेड हों और मॉनेटरी टर्म्स में हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें। तो वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स होंगे जो कि दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स, जो कि मनी टर्म्स में मेजर हो सकते हैं, उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए हम इसको डिटेल में समझते हैं, इसके एडवांटेजेस और इसके लिमिटेशंस को भी समझते हैं। तो पहले तो हम एडवांटेजेस को समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिजनेस है, ठीक है, इसके पास 2 रूम्स का एक हॉल है, 2 एकड़ की लैंड है, 50,000 की मशीनरी है। तो अगर आप इसे बुक में शो करेगा तो ये नहीं शो करेगा कि एक हॉल है जिसमें 2 रूम्स हैं, एक लैंड है जो 2 एकड़ की है, और एक मशीनरी है जो कि 50,000 की है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाएंगे। तो हमारे लिए ये एक फेयर व्यू नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि ये हॉल कितने का है, ये लैंड कितने की है, और ये मशीनरी का तो अमाउंट है ही। तो हम सबको मॉनेटरी टर्म्स में देखेंगे और फिर उन्हें अकाउंटिंग में अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक हमें ट्रू व्यू मिलेगा अपने फाइनेंशियल पोजीशंस का। तो इस एक तो ये एडवांटेज हो गया कि हम मनी टर्म्स में ही क्यों किसी को भी रिकॉर्ड करते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो आइए अब इसकी कुछ लिमिटेशंस समझते हैं। तो जो इसकी मेन लिमिटेशन है वो है कि ये कुछ क्वालिटेटिव थिंग्स को इग्नोर करता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है। जैसे कि मान लीजिए हमने किसी मैनेजर को, जो कि हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है, उसे अपॉइंट किया, तो लेकिन ये अभी हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग्स में कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। दूसरा, मान लीजिए हमारी रिसर्च टीम है जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, जिससे हमारे प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हम उस रिसर्च टीम की क्रिएटिविटी को कहीं भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें मनी टर्म्स मिस है। तो ये हमारी जो इसकी मेन लिमिटेशन है वो है कि ये इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो चलिए, हमारा ये दूसरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। चलिए हम इसे एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आज हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया और ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा और फिर क्लोज हो गया आफ्टर 30 ईयर्स। ठीक है, जब ये बिजनेस क्लोज हो गया, फिर हम इसकी प्रॉफिट निकालें, लॉस निकालें, या फिर इसकी फाइनेंशियल पोजीशन निकालें, तो इससे हमें बिजनेस में कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर हम इसे पहले निकालते तो हम ये जान सकते थे कि हमें इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना है या फिर इन्वेस्ट नहीं करना है, या फिर जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन निकाल सकते थे जो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फ़ायदेमंद रहती, वो हम देख लेते। लेकिन अब हमने क्या किया, इसे 30 ईयर्स कंप्लीट किए, फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला, तो इससे कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे बिजनेस पीरियड को कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हर रेगुलर इंटरवल के बाद हम इसका P&L बनाते हैं, इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं और इसका प्रॉफिट लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता रहता है कि ये घाटे में है या फिर फायदे में है, या फिर इसमें हमें इन्वेस्ट और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये इसका मेन फायदा होता है। चलिए अब हम इसके वर्डिंग्स पे जाते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या रेफर करता है कि कुछ स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, कि ऐसा कुछ स्पैन ऑफ टाइम हो कि कुछ टाइम के कुछ छोटे छोटे टुकड़े हों जिसके एंड में हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकें, जो कि क्या असरटेन करे, इसका प्रॉफिट या लॉस और इसकी फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये हमारा मेन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम अपने पूरे बिजनेस को कुछ छोटे छोटे रेगुलर इंटरवल्स में डिवाइड करके उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और फिर उनसे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन को असरटेन करते हैं। तो जनरली क्या है कि हम यहाँ पर 1 ईयर का पीरियड मानते हैं, 1 ईयर का अकाउंटिंग पीरियड मानते हैं। तो ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट।
तो इस डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है कि जैसे हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो हमेशा दो चीज़ों को इफेक्ट करेगा। चलिए एक एग्जांपल से ले समझते हैं। एक एग्जांपल ये समझते हैं कि मान लीजिए हमने कोई भी मशीनरी 50,000 की परचेज की, तो इससे क्या इफेक्ट हुआ? मशीनरी तो हमें रिसीव हुई पर हमने कैश पे किया, तो हमारे दो कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे इसमें कि मशीनरी अकाउंट जिससे हमें बढ़ेगा कि हमारे पास मशीनरी आ गई, और कैश अकाउंट की जो घटेगा क्योंकि हमारे पास से कैश चला गया। तो हर किसी ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, तो वही होता है हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसे हम डुअलिटी का प्रिंसिपल भी कहते हैं, और इसमें हम डबल एंट्री का जो भी हमारा प्रिंसिपल है वो से भी हम समझेंगे आगे, वो हमारा इसी प्रिंसिपल पे बेस होता है। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो डुअल और टू फोल्ड इफेक्ट रखता है, जो कि हमेशा रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस, हमेशा दो जगह पे रिकॉर्ड होता है। चलिए इसे और समझते हैं। तो इसमें एक इक्वेशन होती है जो हम आगे पढ़ेंगे, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जो भी हमारे बिजनेस की एसेट होगी वो हमेशा हमारी बिजनेस की जो भी लायबिलिटीज होंगी, ये हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं, और ये हमारी इंटरनल, मतलब जो कैपिटल क्या होती है, ओनर लगाता है, अभी हमने समझा था। तो ये हमारी ओनर के प्रति जो लायबिलिटी है वो होती है कैपिटल। तो जो भी हमारी लायबिलिटी होंगी वो हमेशा एसेट के बराबर होंगी। तो आइए हम इससे हम डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में मशीनरी को परचेज किया था और कैश को पे किया था, तो इसमें क्या हो रहा था, एक हमारा जो एसेट था वो इंक्रीज हो रहा था और एक एसेट डिक्रीज हो रहा था। तो इस साइड पे हमारा एसेट डिक्रीज हुआ और एसेट इंक्रीज हुआ, तो हमारी इक्वेशन बराबर रही। अब हम दूसरा पॉइंट समझते हैं। मान लीजिए हमने मशीनरी को क्रेडिट पे परचेज किया, तो क्या हुआ, हमारा एसेट इंक्रीज हुआ और इस साइड पे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई। ठीक है, तो ये भी फिर हमारी इक्वेशन बराबर रही। तो इसे हम कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जो हमेशा दो जगह पे रिकॉर्ड होता है, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये हमेशा इक्वेशन हमारी गुड कंडीशन में रहेगी अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन को करते हैं और उसे दो जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमारा हो गया डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। आइए हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, यहाँ पर दो टर्म आ रहे हैं, एक आ रहा है रेवेन्यू, एक आ रहा है रिकॉग्निशन। तो रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है कि कोई भी हमने गुड्स या सर्विस सेल की है, तो फिर हमें जो भी कैश रिसीव होगा उसे हम कहते हैं रेवेन्यू। दूसरा है रिकॉग्निशन। हम किसी भी रेवेन्यू को अपनी बुक्स में कब रिकॉग्नाइज करते हैं? जब हमें कैश रिसीव होगा, या फिर जब हमें कैश को रिसीव करने का राइट मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल में समझें, ये हमारा है 31 मार्च, हमने 1 जन को सेल की और हमें कैश रिसीव हुआ है 31 मई को। तो यहाँ पर जैसे ही सेल की तो हमें राइट टू रिसीव मिल गया, इसको कैश को लेने का अधिकार मिल गया। तो इसी पॉइंट पे हम रेवेन्यू को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस पीरियड में हमारा एक्सपेंस हुआ हो उससे रिलेटेड जो भी रेवेन्यू है हम उसी पीरियड में रिकॉग्नाइज करें। जैसे हम एग्जांपल लें, ये हमारा एक फाइनेंशियल पीरियड है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो इस पीरियड में जो भी एक्सपेंस हुआ है उससे रिलेटेड जो भी रेवेन्यू है वो इसी पीरियड में हमारा रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए। ये हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जैसे मान लीजिए कि इस पीरियड में जो भी एक्सपेंस किया और उससे रिलेटेड रेवेन्यू इसी पीरियड में हमारा रियलाइज हो गया या रिकॉग्नाइज हो गया बुक्स में, तो जो प्रॉफिट पे है वो अगले पीरियड में इफेक्ट नहीं जाएगा, वो इसी पीरियड में एकदम ट्रू एंड फेयर हमारा प्रेजेंटेशन मिलेगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हम मान लीजिए प्रॉफिट निकालते समय ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो हम सेल दिखाते हैं, तो हम उसमें से क्या लेस करते हैं?
हम उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करते हैं कि जो गुड्स सोल्ड हुए हैं उनकी कॉस्ट क्या थी। हम सारे जो हमने गुड्स खरीदे हैं उन्हें हम नहीं लेस करते हैं अपने प्रॉफिट निकालते समय, जो कि गुड्स सोल्ड हुए हैं उनकी जो खरीदने की कॉस्ट थी हम उसे ही सिर्फ लेस करते हैं। तो ये हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट है कि उसी सेल से जो भी रिलेटेड एक्सपेंसेस है हम उसी को लेस यहाँ पर कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम कोई भी एसेट परचेज करेंगे, कोई भी चीज़ परचेज करेंगे तो हमें हम उसे अपनी बुक्स में जिस प्राइस जो हमने प्राइस पे किया है उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसे हमने एक एसेट 1 लाख में परचेज किया तो हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि ये हम बुक्स में 1 लाख का शो कर देंगे। अब इसमें एक एडवांटेज भी है एक डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है इसका, जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि ऑब्जेक्टिविटी बनी रहती है। इससे हम अगले कंसेप्ट में भी समझेंगे और अभी भी समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमने 1 लाख का एसेट परचेज किया, ठीक है। अब क्या हुआ, अगले साल इसकी मार्केट वैल्यू हो गई 2 लाख, ठीक है, लेकिन हम बुक्स में क्या 1 लाख ही रहने देंगे। इससे क्या होगा, इसका एडवांटेज कैसे इसमें होगा, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जो भी अगर हम वेरीफाई करना चाहें कि एसेट की वैल्यू कितनी है तो हमारे पास एसेट का बिल होगा जो कि 1 लाख का है और बुक्स में भी 1 लाख की है। तो ये हमारी एक ऑब्जेक्टिविटी के प्रिंसिपल को डिफाइन करता है। इससे हमारा क्या बायसनेस नहीं होगा। 1 लाख की हमारी इनवॉइस है, 1 लाख हमारे बुक में दिखा रखा है, भले ही मार्केट वैल्यू कितनी भी हो, 2 लाख हो 3 लाख हो। तो एक टाइप से देखा जाए तो इसमें हमारा एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि हम हमेशा उसे वेरीफाई कर सकते हैं अपने इनवॉइस से। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि उस एसेट की ट्रू वैल्यू हमेशा नहीं शो होगी बुक्स में, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो घट बढ़ रही है लेकिन हम अपने बुक्स में क्या हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट जिस भी कॉस्ट पे हमने परचेज किया होता है वही दिखाते हैं। तो जो इसका एडवांटेज है कि इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं, और इसका डिसएडवांटेज है कि हमें ये ट्रू वैल्यू एसेट के वैल्यू नहीं दिखाता है। तो आई थिंक हमारा ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो और आज का हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। हमने अभी कॉस्ट कॉन्सेप्ट में भी समझा कि ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि हम अगर जो भी वैल्यू है उसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो यही है हमारा ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, कि जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है वो किसी एविडेंस के बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, तो हम कोई भी जैसे सेल कर रहे हैं तो सेल का इनवॉइस, परचेज कर रहे हैं तो परचेज का इनवॉइस, तो कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है, जैसे मान लीजिए हमने बिल जमा किया तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका एविडेंस होना चाहिए। तो आई होप कि आज के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के अपने कुछ कन्वेंशंस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।